Assalamu alaikum dear students. So welcome back in lecture 2 of electrostatics. So now we have to discuss potential. We have to discuss potential now. ठीक है, देख लीजिए अभी तक हमने जो है लेक्चर 1 में आपका कूलम्ब्स लॉ, देन फील्ड और गॉसेस थ्योरम बेस्ड सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब किया है। अब जो है अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, दैट इज पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में जिसको ये फॉर्मूला पता है ना वो मास्टर है। यहां से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सर ये फॉर्मूला क्या है? ये कुछ नहीं है बच्चे, ये आपने वर्क एनर्जी पावर जो एक चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें आपको पढ़ाते हैं दैट वर्क डन बाय एजेंट होता है बराबर नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि वर्क डन बाय एजेंट इज ऑलवेज, ठीक है, होता है बराबर नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। सिंस यू आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स है, उन सारे फील्ड्स में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। वर्क डन बाय एजेंट इज नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, और ये होता है बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर Q del V, where Q is charge and del V is potential difference। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर ये del V क्या है और Q कहाँ से आया। देख लीजिए, अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है जिसको हम Q कहते हैं, और एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, कुछ डिस्टेंस पे आपका एक छोटा सा चार्ज है जिसका नाम हम देंगे स्मॉल q। अब इस स्मॉल q आपने यहां से यहां शिफ्ट किया, जब आपने यहां से यहां शिफ्ट किया तो आपने कितना वर्क किया, दैट्स कॉल्ड एज वर्क डन बाय एजेंट, और वो वर्क डन बाय एजेंट होता है बराबर ये चार्ज। तो स्मॉल q इज दैट चार्ज विच इज मूवेबल, सो दिस इज अ मूवेबल चार्ज, रिमेंबर दैट दिस इज अ मूवेबल चार्ज। ये वो चार्ज है जो मूवेबल है, और ये जो चार्ज है इसको हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं या सोर्स चार्ज कहते हैं। वी कॉल दिस एज फिक्स्ड चार्ज और सोर्स चार्ज। इसकी वजह से इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस, सीधी सी बात है, यहां पे इनिशियल पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, और यहां पे फाइनल पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, और इन दो पॉइंट्स में जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एजेंट ने कितना वर्क किया वो होता है ये मूवेबल चार्ज जो उसने मूव किया मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस किस चार्ज की वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड चार्ज की वजह से, जिसको आप सोर्स चार्ज कहते हो, और स्मॉल q इज द मूवेबल चार्ज जो इस पोटेंशियल डिफरेंस में आपने मूव किया, एज सिंपल एज दैट। तो जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है ना, वो पोटेंशियल से कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं कर सकता, इसी गारंटी मैं लेता हूं। तो याद रखेंगे आप, वर्क डन बाय एजेंट होता है नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल del u, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल q del v। आप कोई भी क्वेश्चन यहां से उठाओ इसी फॉर्मूला के अराउंड वो घूमेगा, उसका कंसेप्ट यही होगा, और यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां सिर्फ ख्याल रखना del v जो है पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स चार्ज का है, और स्मॉल q जो है दैट इज द चार्ज मूवेबल चार्ज जो है जो आपने मूव किया उस पोटेंशियल डिफरेंस में, जो इस चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ, ये फॉर्मूला है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सर हमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों पढ़ा रहे हैं? जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है ना, उसको पता है कि इसका महत्व या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है बच्चे कि अगर एजेंट खत्म हो जाए, अगर एजेंट खत्म हो जाए, वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ा होगा, अगर एजेंट मिसिंग है, अगर एजेंट मिसिंग है, तब इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वी कॉल दिस एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब होता है जब वो एजेंट जो है वर्क डन बाय एजेंट इज मिसिंग, मतलब एजेंट ही आपने गायब कर दिया, वो आदमी ही गायब किया जो चार्ज को मूव करा रहा था। इफ एजेंट इज मिसिंग देन ये कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए ट्रू है कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल एनर्जी के बराबर। अब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, फाइनल में भी काइनेटिक और पोटेंशियल, मैंने अरेंज किया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होके नेगेटिव हुआ, तो ये uf माइनस ui हो गया, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर से q del v के बराबर है, तो घूम फिर के ये q del v पे हमेशा आ जाएगा। तो बच्चे अगर ये क्वेश्चन जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, एजेंट भी प्रेजेंट है, तब इस फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ये पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पढ़ा दिया। और अगर एजेंट मिसिंग है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके आप लिख सकते हो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज q del v, बिकॉज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज q del v। फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज q है, अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज q है, तो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट जो पोटेंशियल होता है वो kq by r होता है, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो पोटेंशियल जो है वो kq by r होता है। तो ये फॉर्मूला बेसिक है, और ग्राफ इसका जो है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। फिर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये भी आप जानते हैं। इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं आपके लिए कि अगर आपके पास दो पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, पहले मैं दो के लिए दिखाऊं यहाँ पे। तो अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज 1/4 pi epsilon naught, इट्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी इन फिजिक्स, तब याद रखना कि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है दैट अगर ये लाइक है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो Q1 और Q2 डिसाइड करेगा, Q1 और Q2 डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का नेचर क्या होगा। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो पोटेंशियल
एनर्जी पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव है तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। फॉर्मूला में हमेशा याद रखना कि चार्ज का यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज में तो यही वेक्टर से डिफरेंट होता है कि आपको पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो है डिसाइड करता है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपके पास मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज यहाँ पे Q2 है, ये चार्ज यहाँ पे Q3 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे साइड्स बराबर है, सारे साइड्स बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है तीन पेयर्स का आ जाएगा, इस पेयर का अलग, इस पेयर का अलग, इस पेयर का अलग। तो इस पेयर का होगा K Q1 Q2, तो मैं लिखूं यहाँ पे इट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी आएगा K, इट इज Q2 है ना, ये यहाँ पे इट इज Q1 ऊपर, हाँ इट इज Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R प्लस अगर इस पेयर का आप देखोगे इट इज K Q1 इट इज Q3 डिवाइडेड बाय R। फिर कॉमन चीजें बाहर निकाली और ये सारा पोटेंशियल एनर्जी इसलिए पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे सारे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 ये आपको पता होना चाहिए, एंड प्लस Q1 Q3, दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज ऑल द चार्ज आर पॉजिटिव। अगर कोई पेयर में से चार्ज नेगेटिव होता तो इसमें डेफिनेटली नेगेटिव साइन भी आता। तो रिमेंबर दैट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जो है जूल है, तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मस्ट। फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया कि पहले मान लो हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है चार्जेस का कि तीन चार्जेस है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये चार्ज भी क्यों, ये चार्ज भी क्यों, ये चार्ज भी क्यों। ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है। जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इसको जो है चेंज कर दिया और हमने इसको इन तीन चार्जेस को अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया। अब बोलो आप दूसरी कॉन्फ़िगरेशन और पहली कॉन्फ़िगरेशन में मतलब यहां से यहां इसको चेंज करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वर्क डन फिर से हो गया बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन हो गया बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, मैंने ये भी आपको दिखाया कि पेयर्स आप गिनो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इनिशियली भी आपने सिस्टम का निकाला होगा, तो यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देख लो यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन ऐड करता हूं, जो बच्चा इसको समझ लेगा वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मान लो इसके सेंटर पे कोई चार्ज था, इसके सेंटर पे कोई चार्ज था जिसका नाम है Q0। सेंटर से आपने उठा के उसको यहां पे ले लिया, आपने इसको इन्फिनिटी पे ले लिया, तो वो पूछता है वर्क डन कितना किया। तो इसमें ये हो गया, ये फिक्स्ड चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां देखिए, इनिशियल पोटेंशियल क्या है और यहां पे फाइनल पोटेंशियल क्या है। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ सर, दैट इज Q del V। तो यहाँ Q नॉट है और del V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसका, तो आप इसका इनिशियल पोटेंशियल सिस्टम का निकालिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल निकालिए, तो आपको ये जो है ये आपको वर्क डन देगा। तो ये वो कंसेप्ट का पार्ट है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर आपको पता है कि हॉलो स्फीयर ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हॉलो स्फीयर है, तो चार्ज जो है सरफेस पे रिजाइड करता है। मैं बिलीव करता हूँ इस हॉलो स्फीयर का जो चार्ज है वो Q है और इसका रेडियस कुछ R है, तो हमें इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। तो आप जानते हैं, मैंने पीछे डिस्कस किया आपके साथ कि फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर होता है 0 एंड देयरफॉर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर होता है 0, जो हम पीछे लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। अब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो सर ग्राफ कैसा होगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस। तो मेरा तरीका ये है, सेंटर को उठा के यहाँ पे खींच लो और यहाँ पे हो गया इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये रेडियस आ जाएगा। तो पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होता है किसके बराबर होता है, इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस। सरफेस पे पोटेंशियल K/R होता है, इसलिए सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है कितना सर, इट इज K/R। R इज द सरफेस का जो रेडियस है, और फिर आउटसाइड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज व्हाई द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। तो हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस। देख लीजिए, तो इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस, तो आप देख लीजिए सरफेस पे भी वही पोटेंशियल है और इन भी वही पोटेंशियल है, हर एक जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। ऐसी सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कहते हैं। ऐसा थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर जो है फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ऐसी सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कहते हैं। दैट इज व्हाई पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आउटसाइड जो पोटेंशियल है, दैट इज K/R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आप जानते हैं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें स्कोप जो है यही पूछने का है। बट फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। और ऐसी सरफेसेस को बच्चों हम फिजिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। इस पे भी मैंने एक अच्छा न्यूमेरिकल रखा है जो आपके एंट्रेंस में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आपका है दैट पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो अब आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया कि चार्ज पूरे बल्क में है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है और ये सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, इसका रेडियस R है। अब हमें इसका जो है पोटेंशियल का ग्राफ, तरीका यही है, सेंटर को यहाँ खींच लो, ये हो गया पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और फिर
रेडियस भी हम यहाँ नीचे खींच लेते हैं, इससे आपका आसान हो जाता है ग्राफ को समझना। देख लो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है इक्वेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज जो है वो इक्वेशन है। इक्वेशन ये है इनसाइड का पोटेंशियल, ये हम क्लास में डिराइव करते हैं क्लास 12th में, बट एंट्रेंस में फाइनली यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स दैट पोटेंशियल इनसाइड होता है बराबर इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बदले मैंने k यूज किया, q डिवाइडेड बाय r क्यूब, इट इज 3/3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। या हम ऐसे भी याद रखते हैं इसको, तो मैं जैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज q बाय r क्यूब, इट इज 3/2r स्क्वायर, 3/2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2। तो ये यही है बच्चों, मैंने क्या किया, ये 2 अंदर लिया, ये बना 3/2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2। तो अब r तो रेडियस है और स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, स्मॉल r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, इनसाइड के लिए ये वैलिड है। इसका मैं भी आपको एक पार्ट दिखाता हूं। फिर सरफेस पे वही होता है जो हॉलो स्फीयर पे होता है सरफेस पे, और आउट भी वही होता है, तो आउट और सरफेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप एंट्रेंस में तैयार करके जाएंगे। तो अगर अब आप ये r जो है इसमें, ये स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस है, क्योंकि इनसाइड ही है तो सरफेस तक ही जा सकते हो। अब जब सेंटर पे हो तो स्मॉल r 0 है, जब ये स्मॉल r 0 है तो ये सारा कट गया, ये सारा कट गया, r स्क्वायर निकल गया, 3/2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, तो 3/2, तो v सरफेस, तो v सेंटर हो गया बराबर 3/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r जो है वो सरफेस का पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल, तो सेंटर पे 3/2 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल होता है। तो याद रखना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होता। जब हम क्लास में किसी बच्चे से पूछते हैं सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, वो बोलता है 0, नहीं, पोटेंशियल 1.5 गुना ज्यादा होता है, 3/2 टाइम्स दैट ऑफ द सरफेस, दैट इज वाई सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 टाइम्स दैट ऑफ सरफेस। इसीलिए अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो सेंटर पे जो है, सेंटर पे अगर आप ग्राफ में देखोगे सेंटर पे पोटेंशियल पहले ही ऊपर है, और ये जो है ये सरफेस पे पोटेंशियल है, तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल जो है वो गिर गया, क्योंकि सेंटर पे ज्यादा है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल यहां गिर गया। देख लो सरफेस पे पोटेंशियल जो है कम हुआ, और फिर आप सरफेस से बाहर जाओगे, द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा, तो ये हो गया वी सेंटर, ये हो गया वी सरफेस। कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशन, तो आप बोलोगे वी सेंटर होता है बराबर 3 टाइम्स वी सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस, दैट सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, सरफेस पे कम, इसीलिए ग्राफ फॉल हुआ और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही मैं यहां बताने की कोशिश करूंगा, सेंटर से सरफेस तक फॉल हुआ और फिर आउटसाइड इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करेंगे, और जो इसमें कंसेप्ट मैंने ऐड किया वो भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो अब आपका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फिर उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पोटेंशियल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है बाय द फॉर्मूला -dV/dr। तो जब आप पोटेंशियल दिया जाए और वो रेडियल फंक्शन है, डिस्टेंस r पे डिपेंडेंट है, तो सीधे डिफरेंशिएशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, but you have to multiply with the negative sign. The significance of the negative sign is that in the direction of electric field potential decreases, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में याद रखना पोटेंशियल फॉल होता है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बनाता हूं, कोई पूछेगा आपको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फॉल्स, पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो वी डेफिनेटली वी से ज्यादा होगा। ये इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है इस इक्वेशन में। बट अगर आपका पोटेंशियल जो है वो कार्टेशियन फंक्शन है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है जिसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि कार्टेशियन फंक्शन मतलब पोटेंशियल जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है, तब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। और फिर उसके बाद सर पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, रेडियल फंक्शन में सीधे डिफरेंशिएशन और कार्टेशियन फंक्शन में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, तो डेल वी हो गया बराबर -e/dr। तो अगर आपका फील्ड यूनिफॉर्म है तब ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेल वी हो गया बराबर -e/dr। तो यहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आप उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है और फील्ड देके पोटेंशियल निकाला जा सकता है। बट ये याद रखना, ये तब है जब फील्ड यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ट्रू है। ये फॉर्मूला तब है जब फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये फॉर्मूला तब है जब फील्ड वेरिएबल है। वेरिएबल फील्ड्स में हम इंटीग्रेशन से रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशंस जहां से क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है। उसके बाद जो है
ये है बच्चे, मैंने इसमें डायपोल भी ऐड कर दिया, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये एक डायपोल है जिसमें एक चार्ज होता है माइनस क्यू और दूसरा होता है प्लस क्यू, और फिर आप जानते हैं कि ये डायपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, और हम कन्वेंशनली वो 2a लेते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये a है और सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस a है। ये हो गया डायपोल मोमेंट। बट अब डायपोल मोमेंट का जनरलाइज पॉइंट पे, मतलब किसी पॉइंट p पे सर हमें बोलिए नेट फील्ड कितना होगा, तो याद रखना जनरल पॉइंट पे, क्योंकि हम क्लास 12th में एक्सियल एक्सिस और परपेंडिकुलर याद करके जाते हैं, बट एंट्रेंस में हमें जनरल पॉइंट का फील्ड पूछता है, और वो जनरल पॉइंट का फील्ड जो है वो ये होता है, और न्यूमेरिकली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का वैल्यू p बाय r क्यूब। सर p क्या है? p इज डायपोल मोमेंट, जो मैंने पहले ही किया, दैट इज रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा हो गया ये वाला एंगल प्लस 1। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है। जैसे मैं इसके दो केसेस यहीं पे निपटा दूं। केस नंबर फर्स्ट हो गया, इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री का क्या मतलब है? आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा, तो इसको एक्सियल एक्सिस कहेंगे। तो थीटा इक्वल 0 हो गया आपका एक्सियल एक्सिस, और एक्सियल एक्सिस के केस में आपका कॉस ऑफ 0 होता है 1, कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1, और कॉस ऑफ 0 1 होने की वजह से ये 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2k p बाय r क्यूब। और ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k p बाय r क्यूब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर केस नंबर सेकंड हो गया, इफ थीटा इज 90 डिग्री। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, मतलब आपने जो पॉइंट है वो यहाँ ले लिया है, थीटा 90 परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, तो मैं यहाँ लिखूँ ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, और परपेंडिकुलर एक्सिस में अब थीटा 90 है तो कॉस ऑफ 90 डिग्री आपका 0 हो जाता है। जब ये 0 होगा तो ये रूट 1 1 ही हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस पे kp बाय r क्यूब होगा। तो ये है वो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप एंट्रेंस में आप 12th क्लास में डिराइव भी करते और याद भी कराया जाता है कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपको याद कराया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय r क्यूब। बट अगर जनरलाइज्ड फार्मूला पता है आपको और एंट्रेंस में अगर डायरेक्टली आ गया तो बहुत कम स्टूडेंट्स है जो ये जानते हैं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 से आप जनरलाइज्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। उसके बाद हो गया वो एंट्रेंस में ये एक टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, ये जो नेट फील्ड है इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट्स अल्फा। तो याद रखना एक ब्यूटीफुल इक्वेशन दैट्स tan अल्फा होता है बराबर 1/2 tan थीटा। ये इक्वेशन भी एंट्रेंस में एज इट इज पूछा गया है आईआईटी से लेके नीट तक। ये tan अल्फा होता है बराबर 1/2 tan थीटा, जो कि थीटा दिया है आप tan अल्फा निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन भी मैंने यहाँ इंड्यूस कर दी है। फिर पोटेंशियल की इक्वेशन जो है, डायपोल का जो पोटेंशियल होता है, इसके लिए एक स्लाइड में ऐड करता हूं बच्चों कि अगर आपका एक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। तो पोटेंशियल के लिए जो जनरलाइज्ड फार्मूला है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया, दैट इज kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर पोटेंशियल का इक्वेशन है। दो केसेस आएंगे। केस फर्स्ट हो गया थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, एक्सियल एक्सिस cos ऑफ 0 1 हो गया, तो पोटेंशियल एक्सियल एक्सिस पे हो गया kp बाय r स्क्वायर। और अगर थीटा हो गया 90 डिग्री, अगर थीटा हो गया 90 डिग्री तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस पे आ चुके हैं। थीटा अगर आप 90 डिग्री लोगे तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस पे आ चुके हो। cos ऑफ 90 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में एज इट इज पूछा जाएगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है 0। तो यहाँ पे भी 0, इस पॉइंट 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 पे भी 0। 0 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट पे 0। ऐसी सरफेसेस को हम फिजिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। तो याद रखिए बच्चे, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, मैं हर एक चीज इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कल वो एंट्रेंस में पूछेगा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव्स एज, आंसर शुड बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर व्हाई? ये 0 की वजह से नहीं कि अगर ये 1 भी होता बट थ्रू 1 होता, 10 भी होता थ्रू 10 होता, ऐसी सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये पोटेंशियल का भी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एज इट इज एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और उस पर जो मैंने अभी डिस्कशन किया। उसके बाद जब आप डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो टॉर्क होता है P sin थीटा, जिसको आप P क्रॉस E लिखते हैं। उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस PE cos थीटा। फॉर्मूला में दे रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है, या माइनस P डॉट A। और वर्क डन होता है डायपोल को पोजीशन चेंज करने में PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो डायपोल के रिगार्डिंग पिछले 2 साल की हिस्ट्री चेक करके देख लो। पिछले 2 साल उसने कंटिन्यूसली डायपोल से न्यूमेरिकल पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, हो सकता है इस साल भी पूछे। तो डायपोल को तैयार करके जाइए। डायपोल में इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, यही है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, और कोई जगह नहीं है जो क्वेश्चन पूछने के लायक है इसमें। उसके बाद जो है बच्चों, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इन इट्स सर्कमफ्रेंस प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द स्पेस। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये बच्चा जो है ना, ये वही कर सकता है जिसके कंसेप्ट्स अच्छे हो बच्चे। ये एक
जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको खुद पता चलेगा इसको जबरदस्त क्यों कहते हैं। तो देख लीजिए, आपके पास एक रिंग है और इस रिंग में क्या कहा गया है, ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो इसका कुछ रेडियस दिया है और वो रेडियस जो है फिलहाल मैं आर से डिनोट करता हूं, और ये चार्ज कैरी करता है क्यू, और क्यू का वैल्यू भी दिया है, मैं बाद में ड्रॉप कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन इट सर्कमफ्रेंस, दैट इज बाय इंटीग्रेशन बेस्ड रिजल्ट है, प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द स्पेस। तो सीधी सी बात है, अगर इस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्पेस में प्रोड्यूस करेगा। हमें बोलना है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। देख लो, ये इंटीग्रल मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए, या यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इंटीग्रल है ये माइनस ई डी एल फ्रॉम एल का जो है जो आपका लिमिट्स है इन्फिनिटी टू एल इज इक्वल टू 0, L equal 0 being the center of the ring। ये इसने ये कहा कि जो जब आप L 0 दोगे तो वो मतलब होता है सेंटर ऑफ द रिंग, तो L जब आप 0 दोगे तो आप सेंटर ऑफ रिंग पे आ जाओगे इन वोल्ट से। मतलब इस इंटीग्रल का वैल्यू ये है ऑप्शंस, हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू, एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है बट एवरी पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके एंट्रेंस में, और जो बच्चा इस हद तक जा सकता है ना प्रिपरेशन में, वो कोई भी न्यूमेरिकल फिर कर सकता है। देख लो, आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ये तो डेल वी है। सर डेल वी कैसे? क्योंकि डेल वी होता है ना ईडीआर, पीछे आपने फॉर्मूला सेट में, यही तो इस साल इंपॉर्टेंट जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अभी देख लो, डेल वी होता है बराबर ईडीआर, नेगेटिव टाइम्स ईडीआर, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट डेल ऑफ आर, दैट इज डिफरेंशिएशन है ना, इलेक्ट्रिक, ये देख लीजिए क्रॉस कर दिया आपने, डी वी इज इक्वल टू माइनस ईडीआर। तो मुझे बोलो आप इस क्वेश्चन में भी उसने तो यही इंटीग्रेशन पूछ लिया आपसे, दैट इज माइनस ईडीआर, अब डी आर के बदले डी एल लिखा, वो तो डेल वी होता है। अब डेल वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, और ये बराबर है, माइनस में बाहर निकालता हूं, इट इज ईडीएल, और एल जो है वो इन्फिनिटी है, तो एल इज इक्वल 0। अब आप संभाल के देख लो बच्चों, क्या करना है आपको, देख लो, ये इनिशियल लिमिट है, एल इज इन्फिनिटी, ये इनिशियल लिमिट है, इनिशियल आपका जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे हो, तो जब आप इन्फिनिटी पे हो और रिंग से इनफिनाइट पोजीशन पे हमने जो है डिस्कशन किया होता है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे फील्ड पोटेंशियल 0 होता है, तो एल इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो गया, एल इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, क्योंकि हमारा इनिशियल लिमिट यही है और इनिशियल पोटेंशियल यही हो गया। अब फाइनल पोटेंशियल जो है वो L0, और L0 सेंटर ऑफ द रिंग है, L0 सेंटर ऑफ द रिंग है, L0 सेंटर ऑफ द रिंग है, और वो आपको फाइनल पोटेंशियल दे रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल कुछ नहीं है, फाइनल पोटेंशियल सेंटर ऑफ रिंग का जो है, सेंटर ऑफ रिंग का पोटेंशियल होता है, और आप सब जानते हैं मेरे बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट इट सेंटर होता है बराबर KQ by R, KQ by R is the potential at the center of the ring, because you know that the generalized formula for potential due to a ring होता है बराबर KQ divided by it is root of it is R square plus X square, जो कि सेंटर पे आ गया X 0 स्क्वायर एंड रूट कट के पोटेंशियल ये हो गया। अब पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग है K आप जानते हो दैट इज 9 into 10 raised power 9, क्यों उसने दे दिया आपको, दैट इज 1.11 into 10 raised power minus 10 डिवाइडेड बाय आपका R, और R आपको दिया है 0.5, दैट इज 1.1/2, क्योंकि 0.5 होता है 1/2। तो ये देख लो ना आप, ये देख लो आप कि इनिशियल पॉइंट जो है इन्फिनिटी पे और पोटेंशियल 0 है, फाइनल पॉइंट सेंटर पे आ गए, और फाइनल पॉइंट सेंटर पे जो है वो सेंटर ऑफ रिंग का पोटेंशियल है, जिसको बच्चे को ये पता है दैट, देख लो क्वेश्चन में कैसे उसने पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग आपसे पूछ लिया, इंटीग्रेशन देके, ये ऐसी इक्वेशन देके वो कंफर्म करना चाहता था कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, कि आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब K है आपके पास, Q है आपके पास, R है आपके पास, 10 रेज़ पावर माइनस 10 में से एक 10 रेज़ पावर 9 जाएगा, तो यहाँ 10 रेज़ पावर माइनस 1 बचेगा, 10 रेज़ पावर माइनस 1 से 0.99 हो जाएगा, 0.111 हो जाएगा, और जब आप 9 से उसको मल्टीप्लाई तो 0.99, और जब आप 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.98 कुछ ऐसा आ जाएगा, और वो +2 के बराबर है ऑलमोस्ट, इट इज +2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अपने इसमें जो है अपने क्वेश्चन बैंक में जो है इसको नीट के लिए रखोगे। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन दैट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट X measured in micrometer due to some charge situated in x-axis is given by, तो देख लीजिए आपको पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल दिस। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया दैट जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो ये होता है माइनस dv/dr, तो माइनस dv/dx, और आपका v जो है वो v है 20 डिवाइडेड बाय इट इज x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4। अब ये बना u/v फॉर्मूला, तो u/v फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बराबर माइनस, अब देख लीजिए पहले v बाहर आता है,
है तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बड़ा ब्रैकेट में यहाँ रखता हूँ और डिफरेंशिएशन ऑफ 20 कांस्टेंट होता है 0, फिर माइनस है तो फिर u बाहर आता है और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 वो सिर्फ होगा 2x क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होता है ये, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आप जानते हैं। ये u बाई v फार्मूला बना, v पहले बाहर आया, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, फिर u बाहर आया, 20 बाहर आया और डिफरेंशिएशन इसका हो गया 2x क्योंकि कांस्टेंट का 0 डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो ये जो है ये तो बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज आल्सो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका बचा दैट इज माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस ये हुआ 40x प्लस 40x डिवाइडेड बाय ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू संभाल के ड्रॉप करिए, ये हुआ 40, x का वैल्यू उसने दे दिया आपको 4 माइक्रोमीटर तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप यहां देख लीजिए ये हुआ x का 4 स्क्वायर तो होता है 16, 16 में से 4 12, 12 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 और ये हुआ 160 डिवाइडेड बाय 144। अगर आप देखोगे 160 डिवाइड बाय 144 आंसर होना चाहिए बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 16 10 जा 160 एंड 16 9 जा 144 तो ये 10 बाई 9 जो है 10 बाई 9 शुड बी द रेशो। देख लीजिए 10 बाई 9 में 2 है, 10 बाई 9 में 2 है, 2 वोल्ट पर माइक्रोमीटर एंड इन द नेगेटिव एक्सट्रैक्शन बिल्कुल गलत है, पहला गलत है, लास्ट गलत है, ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन क्योंकि आपका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। तो ये हो गया आपको जब पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी सीरीज में इसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। देख लीजिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपका रिवर्स जो है चीजें चेक की है कि आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए। ये आईआईटी में पूछा गया है मेंस 2014 में, मेंस 2014 का क्वेश्चन है ये, इट इज आईआईटी मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो बट उसमें यूनिट्स गलत लिखे थे, यहाँ पे वोल्ट के बदले जूल लिखा था, दैट्स टोटली नॉनसेंस बट यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया है। अब देन द पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है वेयर वी इज द ओरिजिन एट दिस। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया है दैट पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो dv होता है बराबर हाँ EDR तो ये हो गया EDX। तो यहाँ पे अगर आप चूंकि वेरिएबल फील्ड है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर है तो ये वेरिएबल फील्ड है तो पोटेंशियल हो गया EDR विद नेगेटिव साइन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन जो पोटेंशियल कहां से कहां करना है आपको VA टू VA माइनस V0। तो मतलब ये हो गया आपका यह हो गया आपका V0 और ये हो गया आपका VA क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको निकालना है। तो अब आप देख लीजिए E का वैल्यू ड्रॉप करिए तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ DA इट इज V0 और VA देन इट इज माइनस बाहर आएगा E का वैल्यू है 30x स्क्वायर, E का वैल्यू है 30x स्क्वायर, ये dx हो गया dx हो गया आपका और उसके बाद आपका दिया है कि V0 इज द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन। ठीक है, V0 जो है वो पोटेंशियल ऑरिजिन है एंड VA इज द पोटेंशियल एट x इक्वल टू। तो यहाँ पे जो है ऑरिजिन हो गया 0, ये हो गया x इक्वल टू 2। अब आप ड्रॉप की इंटीग्रेशन ऑफ dv हो गया v तो v लिमिट्स है फ्रॉम V0 टू VA इज इक्वल देखिए माइनस 30 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर हो गया x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 2, 3 10 30 इट इज VA माइनस V0, VA माइनस V0 इज इक्वल ये हो गया माइनस 10 ऊपर हो गया 8 माइनस 0 क्योंकि 2 क्यूब होता है 8 तो ये होता है माइनस 80 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माइनस 80 वोल्ट शुड बी द माइनस 80 वोल्ट। यहाँ पे गलत ऑप्शन लिख दिया इन्होंने तो 8 10 80 तो इट्स माइनस 80। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करता हूँ बच्चों, इट्स माइनस 80 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि 8 10 जो है वो 80 होता है, इट्स अ मिस्टेक हियर, इट्स माइनस 80 इज द राइट आंसर। तो मैंने दोनों पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिए, पोटेंशियल से फील्ड और फील्ड से पोटेंशियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे अगर पूछा गया तो बहुत कम बच्चे जो है इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसका पूरा कंसेप्ट लगा के दिखाऊंगा आपको ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेफिनेशंस तो सबको क्लियर होती है कि ये होता है वो होता है बट जब ये क्वेश्चन सामने आता है तो सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को छोड़ के जो है दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन द फिगर। ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 30 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमें बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें इस डायग्राम को देके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये हो गए ऑप्शंस। इस डायग्राम को मैं यहां पे कंस्ट्रक्ट करता हूं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देख लो बच्चों, मैं आपको एक तरीका दूंगा जो बड़ा ही आसान तरीका है
है ये हो गया y और ये हो गया आपका x। देख लीजिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का नेचर जो है वो ऐसे बनाया गया है। तो मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उठाता हूं, ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 20 वोल्ट का है, फिर 30 का एंड सो ऑन। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे और ये 10 सेंटीमीटर। तो ये गैप जो है ये गैप 5 सेंटीमीटर की है। तो ये गैप जो है मैं यहाँ लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो फिर आप जो है फिर से एक बार देख लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये गैप जो है 5 सेंटीमीटर की रिड्यूस हो गई। नाउ टेल मी वन थिंग, दिस एंगल इज प्रोवाइडेड। अब सबसे खूबसूरत बात जो है मैं बोलने जा रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख नहीं रहा है, बट अब दिखना स्टार्ट होगा। क्या पढ़ा होता है आपने डेफिनेशन में, क्या आपने कंसेप्ट में पढ़ा होता है दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है और फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द कंसेप्ट। मतलब जब आप देख लो यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये 20 वोल्ट है, ये 30 है, यहां आपका 30 था, 30 से 20 जाने पे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो आपका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली ऐसा होना चाहिए। सर ऐसा क्यों होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बच्चे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहां से यहां जाने में पोटेंशियल डिक्रीज। सर ऐसे क्यों बनाया, ये 90 डिग्री क्यों यहां पे बना दिया? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। थ्योरी में तो आसान होता है ये पढ़ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। थ्योरी में पढ़ लिया, लिख दिया पेपर में। और दूसरा पॉइंट ये आप पढ़ते हो कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज, ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई फील्ड का डायरेक्शन मुझे मिल चुका है। एंड नंबर सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहां 90 डिग्री है। अगर ये 90 है, ये 30 है, ये हो गया 120, तो ये एंगल हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। अगर आप ऑप्शन देखोगे, देख लो बच्चों, 100 वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस गलत है, ये है। देख लो आप, देखो 400 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 400/√3 वोल्ट मीटर एट एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस। तो दो ऑप्शन आपके न्यूट्रलाइज हो गए। थोड़ा सा जो है काम करने पे दो ऑप्शन न्यूट्रलाइज, क्योंकि 120 डिग्री में आपका ऑप्शन है और 120 डिग्री के तो 4 ऑप्शंस में अब मैंने 2 पे रिड्यूस किया। अब 2 में से आपको स्कैन करना आसान है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50-50 की होगी, अभी 25-25 की थी, अब 50-50 में हम चले गए। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन कंफर्म हुआ एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री। अब आप कैसे निकालोगे? तो अब आप जानते हो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड दैट ई होता है बराबर आपने देखा इट इज माइनस dv/dr, इट इज माइनस dv/dr, या dv होता है बराबर EdR। तो डायरेक्शन तो हमने देख लिया, डायरेक्शन तो माइनस का हमें कोई पार्ट हमें चाहिए नहीं, तो ये EdR हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डेल वी जो है, डेल वी आप खुद देख लो, डेल वी यहां से यहां जाने में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, तो मैं लिखूंगा 10 क्योंकि 20 - 10 हो गया 10 इज इक्वल ई हमें निकालना है। अब ये dr, अब dr कहां से निकालोगे? dr हो गया बच्चों ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये dr हम कहां से निकालेंगे? सर ये dr कहां से निकालेंगे? देख लो आप, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखोगे साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री अगर आप देखोगे, साइन ऑफ 30 डिग्री होता है बराबर, तो अगर ये 30 है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया dr, परपेंडिकुलर हो गया dr, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 इज इक्वल dr/5। तो dr आपका हो गया बराबर 5/2 सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में स्केल में है। तो मैं लिखूं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूं अब इट इज dr के बदले 5/2 सेंटीमीटर, 5/2, तो ये हो गया आपका, ये तो गलत आ रहा है। अच्छा 5/2 सेंटीमीटर और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 10⁻⁻2 है ना, सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं तो गलती कर रहा हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा चेक करता हूं उसको पहले। ई निकालना है, इट इज dv/dr, तो ई हो गया बराबर इट इज dv/dr। dv आपका 10 है, dr आपका जो है साइन 30 जो है, अगर आप देखोगे एंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया dr/5, क्योंकि दिस इज 30 डिग्री हियर, चेक इट, दिस इज 30, अगर ये 30 है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड तो इट इज dr/5,
तो dr/5 तो ठीक है, dr/5 तो इट इज़ 5/2 सेंटीमीटर। अगर ये 5/2 सेंटीमीटर आ जाता है तो ये 5/2 आता है, 5/2 सेंटीमीटर आता है, 5/2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻², क्योंकि मीटर्स में ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 2000 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले 1000 को आप मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 2000 डिवाइड बाई 5, 5 4 20, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो 400 वोल्ट पर मीटर इज द राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन में हम फंस गए थे, 400 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज द राइट आंसर। आई बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज दिखाई कि आप जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करते हैं, पोटेंशियल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। फिर यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स में आप संभाल के देखिए, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, उससे आप साइन थीटा से आप dr निकाल सकते हो और फिर न्यूमेरिकल आगे आप कैरी कर सकते हो। Assume that 3 concentric conducting spheres where charge Q1 and Q2 have been placed on inner and outer spheres as middle surface have been earthed. Find the charge on the outer surface of the middle spherical shell. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अर्थिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें सब कुछ क्या है सर? मैं यहाँ पे ये स्फीयर्स बनाता हूँ, तो ये इनर स्फीयर है, ये एक आउटर स्फीयर है, और उसके अंदर एक सब स्फीयर है जिसको हम मिडल स्फीयर कहते हैं। तो इस मिडल स्फीयर को उसने अर्थ किया है, तो इसी मिडल स्फीयर को उसने अर्थ कर दिया है। तो फिर कहा है, तो अब मैं कलर जो है वो सेम रखूंगा कि इस पे जो चार्ज है दैट इज Q1, इस पे जो बाहर वाले पे जो चार्ज है दैट इज Q2, तो हमें बोला जा रहा है जो मिडिल स्फीयर है जिसको हमने अर्थ किया, उसके इनर सरफेस पे जो है कि आउटर सरफेस, फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस पे। तो मतलब अर्थ करने के बाद इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो निकालिए। हम आउटर सरफेस पे बाद में चार्ज निकालेंगे, हम मानते हैं फिलहाल इस पे नेट चार्ज है Q', फिर हम देखेंगे इनर में कितना है, आउटर में कितना है, फिलहाल हम नेट चार्ज निकालेंगे। अर्थिंग का कंसेप्ट ये है, जिस कंडक्टर को आपने अर्थ किया उसका पोटेंशियल 0 हो गया, जिस कंडक्टर को आपने पोटेंशियल ये अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल 0 हो गया, तो मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल। अब जो है हम उसी सरफेस के सारे पोटेंशियल्स निकालेंगे। पहली फुर्सत में आप डिस्टेंसेस बनाइए, तो अंदर वाले का जो रेडियस है दैट इज R1, फिर जो रेडियस है इसका मिडिल स्फीयर का दैट इज R2, और जो फिर बाहर वाला स्फीयर है उसका रेडियस जो है R3। अब आप संभाल के लिखिए मिडिल वाला, दैट्स व्हाई मैंने येलो से यहाँ कंटिन्यू किया। मिडिल वाले पे जो पोटेंशियल है वो 0 है। अगर इस पे पोटेंशियल 0 है बच्चों, तो सारे पोटेंशियल इसके खींच लो आप। पहले इसका अपना पोटेंशियल हो गया बराबर Q' डिवाइडेड बाय अपना R2, इसका रेडियस है, प्लस अब इनर वाले का ये आउटर पॉइंट है जिसका रेडियस R है, तो ये हुआ Q1 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि यही है इसकी डिस्टेंस, प्लस फिर आउटर के लिए इनर है, तो ये Q2 डिवाइडेड बाय R3, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होने की वजह से जो मैंने अंदर पढ़ाया आपको, जो इसकी सरफेस पे है वो इसके अंदर हर एक पॉइंट पे है, इसलिए R3 ही डिस्टेंस कैरी होगी, वो हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे Q' चाहिए तो मैं इसको यही रखूंगा, इट इज Q' डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल, ये माइनस हो जाएगा, माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय R3। पहली फुर्सत में K उड़ा दीजिए आप। अब आप Q' निकालिए, और Q' आ जाएगा आपका, R2 मल्टीप्लाई होके यहाँ सिर्फ बचेगा Q1, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये Q2, R2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R3। सर आपने निकाला Q', हमें Q' नहीं चाहिए, क्योंकि Q' आपने नेट चार्ज माना, हमें आउटर सरफेस पे चार्ज चाहिए। यहाँ पे वही बच्चा आप कर सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर हो। कैसे सर? इनर पे Q1 है तो वो इंड्यूस करेगा इस पे माइनस Q1, ठीक है। इनर सरफेस पे इंडक्शन से चार्ज आता है, तो इस स्फीयर पे ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया इस पे चार्ज Q1 है, तो इंड्यूस इस पे क्या करेगा, माइनस Q1। तो इनर सरफेस पे अगर वो हमसे पूछता तो आंसर माइनस Q1 है, ऑप्शन सेकंड बच्चा टिक करके आता और तब आई। मगर वो हमसे इनर सरफेस पे नहीं पूछ रहा, आउटर, तो आउटर होगा ना बराबर Q' जो टोटल है माइनस Q1, तो आउटर स्फीयर पे जो चार्ज होगा Q आउटर होना चाहिए Q' माइनस Q1, Q' माइनस Q1, क्योंकि टोटल चार्ज में से ये माइनस करेंगे, Q' माइनस Q1 जो है इनर स्फीयर का चार्ज जो है आउटर पे देगा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि Q' जो है वो है Q1 माइनस Q2 R2 डिवाइडेड बाय R3, फिर माइनस और फिर माइनस, क्योंकि माइनस करना है और ये चार्ज खुद माइनस है, तो ये हो गया आपका, नहीं ये माइनस ही है बच्चे, मैं गलत बोल रहा हूँ, इट इज माइनस, तो ये R3 है और फिर ये माइनस ही करना है आपको। क्या चार्ज माइनस करना है आपको? माइनस Q1, तो माइनस Q1 आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो Q1 निकल जाएगा, तो आंसर बचा Q आउट, आपका आंसर जो बचा दैट इज माइनस Q2 डिवाइडेड बाय
माइनस Q2 R2 डिवाइड बाय R3 शुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इट इज माइनस Q2 R2 डिवाइड बाय R3, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अर्थिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जिस स्फीयर को अर्थ किया उसका पोटेंशियल 0 लेके फिर इंडक्शन याद रखना, यहाँ पे इनर स्फीयर पे वही चार्ज होता है जो इंड्यूस्ड होता है, वो उतना ही होता है जितना अंदर वाले सरफेस पे है, और टोटल में से इंड्यूस्ड आप माइनस करोगे तो आउटर स्फीयर पे डेफिनेटली आपको चार्ज मिल जाएगा। उसके बाद जो है an electric dipole consists of two opposite charges of magnitude this separated by distance this. The dipole is placed in a field this. The maximum torque the dipole exerts on the electric field. तो maximum torque जो है, torque होता है बराबर PE sin थीटा, और अगर ये maximum torque की बात कर रहा है तो maximum torque PE हो सकता है क्योंकि थीटा 90 sin 90 होता है और maximum torque इतना ही हो सकता है। अब आप maximum torque के लिए PE होता है बराबर Q one of the charge multiplied by distance multiplied by electric field। तो one of the charge जो है, तो एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम, दैट्स 1 into 10 raised power minus 6, उनके बीच की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये हुआ 2 into 10 raised power minus 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया है 10 raised power minus 5। अब आप देख लीजिए ये हो गया 10 raised power, ये हुआ 8 2 10 13, तो टॉर्क होना चाहिए बराबर 10 raised power minus 13, 10 raised power minus 13 जो है 10 raised power minus 13 न्यूटन मीटर शुड बी द राइट आंसर। नहीं, 2 into 10 raised power, सॉरी 2 into 10 raised, क्योंकि 2 में यहाँ भूल गया था, 2 into 10 raised power minus 13, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। तो डाइपोल बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है डाइपोल बेस्ड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलोंग एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री, द वर्क डन बाय एन एजेंट इज दिस। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा है, उस पे एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन है, इट इज cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको पीछे पढ़ा है, और ये फॉर्मूला है इसका जो एप्लीकेशन पार्ट ये है कि बोलता है कि हमने एक डाइपोल को 60 डिग्री से जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दी, वर्क डन उस पे इतना लगा। कितना वर्क है यहाँ पे लिखा है, इट इज 2 into 10 raised power minus 19 इज इक्वल पी में से कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, देन cos थीटा 1 हो गया बराबर cos ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली वो पैरेलल होता, माइनस cos ऑफ 60 डिग्री, फाइनली आपने 60 डिग्री उसको डिफ्लेक्ट किया, तो ये हुआ 2 into 10 raised power minus 19 इज इक्वल टू पी, cos ऑफ 0 होता है 1 माइनस cos ऑफ 61 by 2, तो ये रिड्यूस होता है पीई by 2 इज इक्वल टू 2 into 10 raised power minus 19। तो यहाँ से आप पीई की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो, अगर मुझे आगे काम आया तो मैं पी को कैरी करूंगा। अब दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का है, देन द वर्क डन बाय एन एजेंट इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री फर्दर। तो ये 30 डिग्री फर्दर होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 30 डिग्री फर्दर हमने उसको डिफ्लेक्ट किया। अब मैं डिफरेंट कलर का मार्कर यूज करूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब हमें वर्क डन निकालना है, इट इज पीई, इट इज cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। अब आप देख लीजिए फर्दर आपने 30 डिग्री डिफ्लेक्ट किया, वर्क डन निकालना है, तो मैं लिखूंगा पीई। अब फर्दर डिफ्लेक्ट करने का मतलब पहले वो 60 पे था, तो ये हो गया cos ऑफ 60 डिग्री माइनस, अब फर्दर 30 डिग्री का मतलब 60 प्लस 30 होता है cos ऑफ 90 डिग्री। तो यहां बच्चा गलती करता है, फर्दर 30 डिग्री का मतलब कि इनिशियली आप वो 60 डिग्री पे आपने लाया है, फर्दर आपने 30 डिग्री और लिया, तो इनिशियली 60 डिग्री पे 60 प्लस 3 होता है 90, cos ऑफ 90 0 होता है, तो वर्क डन हो जाएगा बराबर पीई cos 60 होता है 1/2, तो वो फिर से पी/2 है, और पी/2 हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर होना चाहिए पी/2 के बराबर, और वो है 2 into 10 raised power minus 19 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 into 10 raised power minus 19 जूल जो है वो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। और उसके बाद जो है, उसके बाद ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप इतना समझ गए होंगे बच्चे कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ छोड़ा नहीं है, कि चाहे वो पोटेंशियल हो, गॉसेस थ्योरम हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आपका डाइपोल हो, उसका पोटेंशियल हो, और उसके बाद आपके पास चाहे सुपरपोजिशन थ्योरम, जितने भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो इस सीरीज में मैंने इंड्यूस कर दिए, और इससे आपका जो है जो फाइनल आवर की प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, वो आपसे जो है इस वीडियो से उसमें थोड़ी आसानी आ जाएगी, और आपके कंसेप्ट्स और मेच्योर हो जाएंगे फॉर योर फाइनल एंट्रेंस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये जो है ये आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्मड बिटवीन टू पार्टिकल्स फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L। तो एक लाइट रॉड है यार, और आपने इसको डाइपोल, एक लाइट रॉड से दो चार्जेस आपने प्लेस किए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हुआ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब अगर एक चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू, इसकी लेंथ L है। लाइट रॉड का
का मतलब इसका मास नहीं है, या आप ख्याल रखेंगे। फिर इसके बाद द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m, तो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। फिर क्या कह रहा है, एंड चार्ज माइनस क्यू, तो वो तो पहले ही लिया मैंने, इज सस्पेंडेड बाय टॉर्शनलेस थ्रेड, और इसको आपने सस्पेंड किया एक टॉर्शनलेस थ्रेड से। तो ये एक छत है और ये एक टॉर्शनलेस थ्रेड है, टॉर्शनलेस थ्रेड, तो आपने इसको बीच में लटका दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टॉर्शनलेस थ्रेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, तो ये एक्सटर्नल फील्ड में आ रहा है, तो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो E दी गई है, सच दैट द डाइपोल एक्सिस इज पैरेलल टू द फील्ड। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि डाइपोल एक्सिस जो है वो आता है हमेशा, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, बोलता है फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, सच दैट फील्ड इंटेंसिटी सच दैट द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर मोशन इज। तो ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, किस हिसाब से सर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर इस डायपोल को आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे अपने मीन पोजीशन से, तो ये ऑसिलेट करेगा, और उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आपको ज़बानी याद होना चाहिए, इट इज 2 पाई रूट ऑफ I बाई PE। बच्चों अगर याद नहीं है तो याद करो। और इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में देखोगे, तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के वो पूछता है कि मैंने डिस्प्लेस किया, इसका टाइम पीरियड निकालो, तो आप लिख सकते हो T इक्वल 2 पाई रूट ऑफ I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां आता है MB, where M is magnetic dipole moment, B होता है strength of magnetic field, यहाँ P है electric dipole moment, और E जो है it is strength of electric field. This is the only difference. तो ये दो जगह सेम इक्वेशन है, ऐसे याद रखो। अब सर यहाँ पे इसका आंसर कौन सा है, अब फंसे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, I इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे सर, देख लो बच्चे, जब आपका सेंटर से एक्सिस पास होती है और दो मासेस बराबर है, तो ये रिड्यूस्ड मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर M रिड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय M रिड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया M रिड्यूस्ड मतलब होता है M1 M2, वो हो गया M स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2 हो गया 2M, तो ये हो गया M बाई 2 एंड देन इट इज L स्क्वायर। तो ये है रिड्यूस्ड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिड्यूस्ड सिस्टम, जिसमें एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया M रिड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर। M रिड्यूस्ड मेरे बच्चों होता है बराबर M इंटू M डिवाइड बाय M प्लस M, तो हो गया M कट के M बाई 2 और L स्क्वायर। यहाँ पे ड्रॉप करिए आप, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बराबर 2 पाई रूट ऑफ I के बदले अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा M L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फिर P होता है डाइपोल मोमेंट, होता है 1 ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन एंड दैट इज L, एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय E। एक L कैंसल आउट होगा, एक L कैंसल आउट होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ M बाय L डिवाइडेड बाय 2Q एंड देन इट इज E। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करिए, तो आपको टाइम पीरियड नहीं निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसका इनवर्स लीजिए, तो ये हो गया 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ इट इज 2QE डिवाइडेड बाई ML शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जहां तक मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ चमक रहा है, इट इज 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ 2QE डिवाइड बाई ML। बिलीव मी दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which you have to add for your final entrance, and this completes my interaction on electrostatics, in which I have discussed everything. My next lecture will be inshallah rahman, and that will be about capacitors. Thank you so much.